अगेन वेलकम है आप लोगों का फिर से नए लेक्चर में, नए वीडियोस में, जहां पर हम कंप्लीट कर रहे थे, कवर कर रहे थे क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है ओरिएंटिंग योरसेल्फ। अगर आप लोगों को लास्ट पार्ट में कोई भी प्रॉब्लम आई हो या फिर किसी क्वेश्चन को समझने में कुछ भी दिक्कत आई हो, प्लीज कमेंट मी, मुझे बताओ कि क्या प्रॉब्लम है और किस पार्ट में प्रॉब्लम आ रही है। जरूरी नहीं है कि अभी सिर्फ चैप्टर 1 कर रहे हैं तो इसी में प्रॉब्लम होनी चाहिए। अगर आप लोगों को लगता है कि मैं आगे आने वाले चैप्टर्स में पहुंच गया हूं लेकिन ये तो भी तो पहुंचे नहीं है, बट मुझे ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, आप पूछ सकते हो मुझसे, क्योंकि आई एम अ मेंटर, तो मैं तो पढ़ाती हूँ, तो मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगी और जरूर रिप्लाई दूंगी कि इसका आंसर ये होगा। आप लोग मुझसे बोलोगे कि ये बना दो इस पॉइंट, इसको मतलब आप लोग मुझसे बोलोगे कि मुझे ये बिल्कुल टॉपिक समझ में नहीं आ रहा तो इसका बताओ, तो मैं वो भी बताऊंगी। बस आप लोग जरूर बताना कि किस में आपको प्रॉब्लम आ रही है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में या फिर किसी और चैप्टर में। तो अब हम करने वाले हैं इस चैप्टर के पार्ट को, मे बी इट्स द लास्ट। अगर ज्यादा वीडियो की ड्यूरेशन हुई तो ये लास्ट नहीं है, अगर हो गई मतलब कंप्लीट हो गया तो फिर ये लास्ट है। तो ध्यान से सुनना। और याद हो तो हमने लास्ट पार्ट में कंप्लीट करे थे, टोटल क्वेश्चन नंबर 10 तक हो चुके थे, तो आज हम करने वाले 11 से। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी शुभ लाइन के साथ। लेट्स टुगेदर मेक अवर अचीवमेंट रियल। तो अब हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11। देखो, लेट पी क्यू बी द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ ए बी। मतलब ये है 10th क्वेश्चन तक तो सही था, मिड पॉइंट फॉर्मूला पढ़ लिया था और उसके अलावा हमने कोलिनियर भी पढ़ा था, लेकिन अब ये ट्राइसेक्शन क्या आ गया ये, तो पहले मैं क्वेश्चन पढ़ देती हूँ, ठीक है। तो इसमें बोला है जो P और Q है वो पॉइंट्स हैं किसके, AB के ट्राइसेक्शन के। मतलब चलो डायग्राम भी बना लेते साथ में, चलो लास्ट में बनाएंगे। जो AB है इसको ट्राइसेक्ट कर रहे हैं दो पॉइंट A और B। उसके बाद विद P क्लोजर टू A के बगल में जस्ट P है एंड Q क्लोजर टू B, Q B के बगल में है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, यूजिंग योर नॉलेज ऑफ हाउ टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ अ सेगमेंट, हाउ वुड यू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P एंड Q? डू दिस फॉर द केस व्हेन द पॉइंट्स A एंड B। ठीक है, तुम लोगों ने याद हो नॉलेज यूज करी थी मिड पॉइंट्स फॉर्मूले में, तो वहां से वो नॉलेज उठा के इस क्वेश्चन में भी पुट करो या फिर यूज करो और इसका आंसर निकालो। अब मैं आप लोगों को एक सिंपल तरीका बता देती हूँ। देखो, जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन ऐसे ही हो और हमें ना मतलब सिंपल सी बात है, अभी हम बुक से पढ़ रहे हैं तो बुक में ना स्टेप बाय स्टेप देगा, लेकिन अगर वही मान लो एग्जाम में आ जाए क्वेश्चन तो तुम लोग क्या करोगे, उससे पहले एक स्टेप करोगे क्या? बिल्कुल नहीं। तो हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं अपना एक सीक्रेट फॉर्मूला जिसको हम बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला, जो सिर्फ क्लास 10th तक सीक्रेट था, अब 9th में भी बन चुका है। तो अब हम क्लास 9th का एक बड़ा फॉर्मूला, पहले चैप्टर का ही सेक्शन फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं। तो हेडिंग डल जाए सेक्शन फॉर्मूला। तो पहले मैं ना सेक्शन फॉर्मूले को कंप्लीट कराऊंगी, उसके अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन नंबर 11 होगा, वैसे नहीं हो सकता। तो यहाँ पर हेडिंग आ जाएगी हमारी सेक्शन फॉर्मूला। देखो, सेक्शन फॉर्मूला ऐसा फॉर्मूला है जो सबसे पहले आया था, उसके बाद आया था मिड पॉइंट फॉर्मूला। मतलब हम ये कह सकते हैं कि दोनों ही एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। क्या पता पहले मिड पॉइंट आया देन सेक्शन, या फिर सेक्शन पहले आया देन मिड पॉइंट। तो मैं ना पहले डायग्राम बनाती हूँ। जैसे कि मान लेते हैं ये हमारे दो कोऑर्डिनेट्स है A और B। अगर इनके मैं पॉइंट्स प्लॉट करना चाहूँ मान के, तो ये x1 और y1 प्लॉट करूंगी और इसके प्लॉट करूंगी मैं x2 और y2। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब देखो सेक्शन क्यों बोला है, क्योंकि इन दोनों लाइन सेगमेंट को या फिर एक ही लाइन सेगमेंट को आके एक पॉइंट कहीं भी कट कर दे रहा है। तो मान लो उस पॉइंट ने यहाँ पर कट किया और इसको हम नाम मान लेते हैं P। तो ये जो P है ना, ये कुछ इस तरीके से कट करता है कि इस लाइन सेगमेंट को ना रेशियो में डिवाइड कर देता है। रेशियो का मतलब हो गया कि किसी भी डिस्टेंस में डिवाइड कर देता है या फिर किसी भी रेशियो में काट देते हैं। अगर मैं इसको ग्राफ के अकॉर्डिंग समझूंगी ना तो मैं ऐसे बताऊंगी, मान लो ये हमारा ग्राफ है और ये हमारी एक क्या है, लाइन है, ठीक है। तो ये हमारा A पॉइंट, ये हमारा B पॉइंट, और यहाँ पर आके P क्या कर देता है, इसको कट कर देता है। तो ये वाला पार्ट कुछ ना कुछ होता है, अपने अंदर कुछ ना कुछ होता है, कोई वैल्यू होती है। तो इसमें भी ना इसकी और इसकी कोई वैल्यू होगी, तो हम ना यहाँ पर इस वैल्यू को नाम लिखेंगे। तो यहाँ पर ना हम इस वैल्यू को नाम लिखेंगे M और N। और याद रखना, जब भी ये वैल्यू लिखी जाती है ना तो हमेशा ना ये रेशियो होता है, तो इसको ना रेशियो में लिखते हैं। तो ये M रेशियो N, तो ये क्या वैल्यू बनता है, M रेशियो N। और जो P
कोऑर्डिनेट्स होते हैं ना वो क्या होते हैं हमारे x, y होते हैं। समझ में आया? मतलब p हमें निकालना पड़ता है, रेशियो हमें दे रखा होता है, और जिसको काटता है ना वो लाइन सेगमेंट ए बी जिससे बनी होती है वो भी हमें दे रखे होते हैं। बस हमको क्या निकालना है? p निकालना है। और लास्ट वाली वीडियो में भी मैंने ऐसे बोला था, लेकिन नहीं, सेक्शन फॉर्मूला है भाई, कुछ भी निकलवा सकता है। आप लोगों को m और n निकालने को बोलेगा, ये तीनों दे रखे होंगे, ये निकालने को बोलेगा, ये सब दे रखे होंगे, कुछ भी चीज गायब कर देगा। आप लोगों को उस फॉर्मूले से निकालना ही निकालना है। अब पहले फॉर्मूला पढ़ लेते हैं, फॉर्मूला क्या है। तो फॉर्मूले के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे p, हमें p निकालना है ना, p और x, y। तो सबसे पहले x निकालना, x निकलता है तो x के लिए यूज करते हैं, तो x के लिए लिखेंगे, पहले मैं ना फॉर्मूला लिख देती हूँ। तो m x2 प्लस n x1 अपॉन में m प्लस n, कॉमा y के लिए भी लिख देते हैं, तो m y2 प्लस n y1 अपॉन में m प्लस n। तो ये है हमारा सेक्शन फॉर्मूला। बहुत ही प्रीशियस है, क्योंकि एक तो एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज में ना जितने भी क्वेश्चन है ना सारे टफ है। मतलब ये लेवल बहुत हाई है। हाई लेवल का मतलब क्या है कि क्लास 10th का सिलेबस आ गया उसमें थोड़ा, तो इसको है ना हम प्रीशियस बोलेंगे। क्यों? सैम्पल पेपर बनेंगे, सारे क्वेश्चंस, अब भाई फॉर्मूले यूज हो गए तो क्वेश्चन भी डालेंगे, तो इसलिए इसको अच्छे से पढ़ लेना। p निकालना है, क्या करना है, पहले रेशियो को x2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये रहा, फिर दूसरे रेशियो को x1 से मल्टीप्लाई कर दो, और याद रखना x निकालना है तो x2 और x1 ही यूज होंगे। सेम एज y के लिए पहले रेशियो को y2 से मल्टीप्लाई कर दो, दूसरे रेशियो को y1 से, और दोनों को डिवाइड कर दो इन दोनों के एडिशन से। तो यहाँ से ना ये हमारा बन चुका है। अब इसको नोट कर लो। अब क्वेश्चन नंबर कौन सा करेंगे, कौन सा था? 11 पढ़ दिया था, अब सॉल्व करते हैं। तो अब देखो जरा क्वेश्चन नंबर 11, लेट पी क्यू बी ट्रांसेक्शन ऑफ बी ए बी, मतलब ए बी के ट्रांसेक्शन कौन है? पी क्यू है। तो मैं ना पहले लाइन बना देती हूँ, ठीक है। तो अब हम बनाते हैं एक अपना डायग्राम। तो ये हमारा मान लेते हैं ए और बी है, क्योंकि इनको पूरी लाइन बोला, और पी क्यू ने क्या किया? ट्रांसेक्शन कर दिया इनको। तो याद रखो ए के बगल में पी है और क्यू के बगल में बी है। तो यहाँ पर ना एक तरह से बोला जाए तो क्यू यहाँ पर बनेगा और P यहाँ पर बनेगा, ठीक है। और इसको एक ए के कोऑर्डिनेट्स आई डोंट नो क्या दे रखे हैं, क्वेश्चन पढ़ के पता चलेगा, पढ़ लेते हैं फिर देख लेते हैं, ठीक है। तो विद P क्लोजर टू एंड Q क्लोजर टू B अंडर योर नॉलेज हाउ टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट, हाउ वुड यू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P एंड Q। हमें P और Q के निकालने, मतलब ये दे नहीं रखे तो इसको हम लाइट कर लेंगे कुछ भी, ठीक है। डू दिस फॉर द केस व्हेन द पॉइंट्स A एंड B दे रखे हैं। A के हैं 4,7 एंड B के हैं 16, -2। तो A के लिख दो यहाँ पर 4,7 और B के लिख दो 16, -2। अब तुम लोग को P और Q के निकालने, लेट कर लो इनको। ये हम निकाल लेंगे, P को हम मान लेंगे x, y, और इसको हम मान लेते हैं a, b। कुछ भी लेट कर लो, ठीक है। मैंने इसलिए अलग अलग लेट कर लिया ताकि कंफ्यूजन ना हो बिल्कुल भी। अगर मान लो तीसरा और पॉइंट निकालने के लिए m, n कर लो, कुछ भी कर लो, बस कंसेक्यूटिव करो, ठीक है। मतलब लगातार, कोई भी पॉइंट लगातार ही लेट करना। अब देखो इसने ये बोला है कि हमें उस नॉलेज का यूज करो मिड पॉइंट फॉर्मूले का, जिससे कि हम P और Q के पॉइंट्स को निकाल पाए। तो देखो अब उस नॉलेज को यूज करने का मतलब है सेक्शन फॉर्मूला आ चुका है नया, सीधी सी बात है। अब देखो एक और चीज है, ट्राइसेक्शन मतलब क्या होता है? 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। तो P और Q ने ना कुछ इस तरीके से इनको काटा है कि इनके बीच की जो डिस्टेंस बनने वाली है ना, कहीं की भी देख लो वो 1 की बनेगी, मतलब 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस 1 ही बनेगी। तो यहाँ पर अगर मैं लिखना चाहूँ तो AP की डिस्टेंस मेरी बनेगी 1, PQ की भी बनेगी मेरी 1, और QB की भी मेरी बनेगी 1। अगर बाइसेक्शन बोल देता तो हमें 2 बार 1 लिखना पड़ता। ट्राइसेक्शन है तो 3 बार 1 लिखा है। अब यहाँ से ना बस हमें यूज करके P और Q निकालनी है। ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी और थोड़ा बड़ा होने वाला है और ड्यूरेशन भी ज्यादा है, तो इसलिए बोर्ड मत होना, बस इसको ध्यान से सुनना, समझना कि मैं बोल क्या रही हूँ, ठीक है। इसमें पता है मैं कैसे कराती हूँ इसको ना, 2 केस में करते हैं। 2 केस में कैसे? 2 केस में सॉल्व करते हैं। तो केस फर्स्ट और केस सेकेंड। केस फर्स्ट में यहाँ लिख देती हूँ, है क्या? केस फर्स्ट। केस फर्स्ट के लिए ना मुझे यहाँ पे डायग्राम बनाना पड़ेगा। डायग्राम कैसा? ये ए और ये बी मान लेते हैं। ये फिर से मैंने डायग्राम बना दिया। ए का कितना है 4,7 और बी का कितना है 16, -2। अब मुझे क्या निकालना है? सबसे पहले ना मैं P निकालती हूँ। तो P निकालने के लिए मैंने लिखा है इसको x, y। अच्छा, जब AP लिखा तो AP की डिस्टेंस कितनी है 1, इसको भी लिख दो।
फिर अब देखो इसमें मैंने Q को एलिमिनेट कर दिया, मान के चला कि Q है ही नहीं, तो हम क्या लिखेंगे, PV को कितना लिख सकते हैं, तो P और B की डिस्टेंस देखो 1 और 1 2 हो गई, तो यहाँ से मैंने क्या लिखा, इसको 2 लिखा। अगर जैसे कि मैंने इसको सॉल्व करा दिया, ठीक है, अब उसके बाद आप लोग को लगे कि मेरे डाउट आ रहे हैं, ये कैसे हो गया, ये क्यों आया, क्योंकि खुद समझते हैं तभी तो डाउट आते हैं, तो आप लोग मुझे ना कमेंट में जरूर पूछना, ठीक है। तो ये मैंने बना दिया, अब मुझे क्या निकालना है, P। और सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, कुछ रेशियो होते हैं M रेशियो N, जिनकी वैल्यू क्या रहती है, अलग रहती है, मतलब M की वैल्यू तो 1 हो गई और N की वैल्यू 2 हो गई। अब मैं सॉल्व कर देती हूँ, तो यहाँ से पहले ना मैं लिख देती हूँ M रेशियो N की वैल्यू क्या है हमारी, 1 रेशियो 2 है। अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारा P आएगा सबसे पहले x, y, फिर उसके बाद क्या है, ये फॉर्मूला है, तो mx2, m कितना है हमारा 1 और x2 कितना हमारा है 16, इसके नीचे भी लिख देती हूँ, ये हमारा x2 है और ये y2 है, और ये हमारा x1 और क्या है y1 है। ध्यान से सुनना, तो mx2, m कितना हमारा 1, x2 कितना है 16, तो 1 मल्टीप्लाई 16 प्लस nx1, n कितना है हमारा 2, x1 कितना है 4, तो 2 मल्टीप्लाई 4 और अपॉन में कितना आएगा m प्लस n, और m प्लस n कितना है हमारा 1 प्लस 2, तो ये रहा 1 प्लस 2, हो गया ना हमारा। देखो मैंने x का कितनी आसानी से लिख दिया, अब ऐसे ही तुम्हें y का भी लिखना है, तो y का मैं ही लिखवा देती हूँ, क्योंकि पहला पार्ट तो मुझे कराना है, पूरा क्वेश्चन मुझे कराना है। अब देखो y के लिए फिर से यही फॉर्मूला my2, m कितना है 1 और y2 कितना है हमारा -2, तो ध्यान से लिखना -2 है। फिर क्या है ny1, n कितना है हमारा 2 और y1 कितना है हमारा 7, तो ये लिख दिया, और अपॉन में आ जाएगा हमारा 1 प्लस 2, 1 प्लस 2 क्यों, m प्लस n, ठीक है। अब इसके बाद सॉल्व करो, 16 1 जा 16, 2 4 जा 8, 1 प्लस 2 3, कॉमा ये -2 प्लस 2 7 जा 14, अपॉन में 2 प्लस 1 3, ठीक है। फिर ये p हमारा x, y और ये p x, y इज इक्वल्स टू 16 प्लस 8 24 अपॉन में 3, कॉमा ये कितना आएगा 12 अपॉन में 3। अब जरा इसको काट दो, तो p की वैल्यू जो मेरी आएगी ना, वो मेरी आएगी 3 के टेबल में ये 8 बार और ये आ जाएगा मेरा -4 टाइम, तो ये मेरा सॉल्व हो गया है। ये ध्यान से देखा, तो p की वैल्यू मेरी क्या हो गई, सॉल्व हो गई, ठीक है। बस हमने एक चीज करी कि हमने q को क्या कर दिया, एज्यूम नहीं किया, मतलब q को हमने मान लिया कि q है ही नहीं, तो p की वजह से और इस सेक्शन फॉर्मूले की वजह से मैंने p के कोऑर्डिनेट्स निकाल दिए। अब अगर मैं करना चाहूँ किसका, q का, तो इसके लिए मुझे ऐसा ही डायग्राम बनाना पड़ेगा, इट इज केस सेकेंड। अब ये इट विल बी केस सेकेंड, तो यहाँ पर p को एलिमिनेट कर दो और q को q रखो, तो मैं पहले डायग्राम बना दूँ फिर यहीं पे सॉल्व करवा दूंगी। तो केस सेकेंड, पहले डायग्राम, तो ये है हमारा a और ये है हमारा क्या b। a के कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे 4, 7 और b के कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे 16, -2। अब हम p तो निकल गया, अब q निकाल लो। अब पता है, अब हम ना एक चीज कर सकते हैं, पता है कैसे, मेरे को याद ही नहीं रहा, चलो अब मैं वो ही कराती हूँ, ठीक है, बहुत ईजी तरीका है। एक तो हमने सेक्शन फॉर्मूले से निकाल दिया, अब अगर मैं देखना चाहूँ तो p की वैल्यू ना मेरी आ चुकी है, तो मैंने इसकी जगह p की वैल्यू लिख देती हूँ, ठीक है। p की वैल्यू है 8, -4। अब जरा मुझे बात बताओ कि अगर मुझे q निकालना है, तो क्या मुझे q p और b का मिड पॉइंट नहीं लग रहा है ना। ध्यान से देखो, इधर भी 1 इधर भी 1, और ट्राइसेक्ट करने को बोला था भाई, ट्राइसेक्ट मतलब यही होता है 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना, तो q हमारा मिड पॉइंट हो गया, तो हम p और b का फॉर्मूले का यूज करके एज अ मिड पॉइंट फॉर्मूला q निकाल सकते हैं। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला के लिए मुझे सबसे पहले लाइन खींचनी पड़ेगी, लाइन खींच देते हैं, ठीक है, जिससे कि बिल्कुल कंजस्टेड ना हो। तो मुझे क्या निकालना है, यहाँ पर q निकालना है, तो q को ना मैं ऐसे रखती हूँ, तो q निकालने के लिए a, b इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 अपॉन में 2, y1 प्लस y2 अपॉन में 2 इज इक्वल्स टू, x1 और x2 में मानूंगी p और b के, क्योंकि p और b का कोऑर्डिनेट पॉइंट है q, तो ये 8 हमारा x1 है और b हम 16 हमारा x2 है, और अपॉन में 2, y1 कितना -4, y2 कितने -2, तो इसको भी -2 लिखेंगे, इज इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा 24 अपॉन में 2 और ये -6 अपॉन में 2। ये हमारा क्यों यहाँ पे चल ही रहा है, दिख रहा होगा आप लोगों को, तो ये काट पीट करके 12 और ये काट पीट करके हमारा -3,
तो ये हमारा आ चुका है Q। मतलब हम इसे दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते थे, सेक्शन से भी कर सकते थे एंड हमने लेकिन क्या यूज़ किया, मिड पॉइंट। अब भाई जब हमने मिड पॉइंट पढ़ ही लिया है तो हम उसका यूज़ क्यों ना करें। अब इसका यूज़ करेंगे तभी तो हमारा शार्प माइंड होगा कि मिड पॉइंट फॉर्मूला ये होता है, सेक्शन फॉर्मूला ये होता है। तो पहला तो मैंने सेक्शन से कराया, दूसरा मैंने कराया मिड पॉइंट से। आप चाहो तो अपनी प्रैक्टिस के लिए रफ में ना इसको भी सेक्शन से कर सकते हो कि दीदी ने तो करा दिया बट हमसे तो बोला ही नहीं। तो आप लोग ने इसे खुद से करना। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अब हमने पढ़ लिया है क्वेश्चन नंबर 11, देन हम रीड करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। तो ध्यान से आप लोग भी रीड करो, जिसके पास बुक नहीं वो भी रीड करेगा, ठीक है। तो मैं अब रीड करती हूँ, फिर ध्यान से सुनना और समझना कि क्या बोला है इस क्वेश्चन में। 12 का फर्स्ट पार्ट है, गिवन द पॉइंट्स A एंड B एंड C, मतलब 3 पॉइंट्स दे रखे हैं। अब हम लिख लेंगे नंबर्स बाद में क्या है। फिर उससे बोला है शो दैट दे लाई ऑन अ सर्कल के, ये शो करो कि ये जो तीनों पॉइंट्स है ना ये सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं, और ये हमें क्या करना है, शो करना है, ठीक है। हु सेंटर इज द ओरिजिन, और सर्कल का सेंटर क्या है, हमारा ओरिजिन है, मतलब O है। व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, मतलब ये कि हमारे सर्कल की रेडियस क्या रहेगी। तो सबसे पहले हमें क्या बनाना है, सर्कल बनाना है उन पॉइंट्स का, पहले हमें सर्कल बनाना है, देन उन 3 पॉइंट्स को कहीं भी जाके प्लॉट कर दो और उसके बाद सेंटर को मार्क कर दो। तो बस इतना सा था। अब डायग्राम जल्दी से बनाओ। तो मैं यहाँ पे डायग्राम बना देती हूँ। ये हमारा है सर्कल और यहीं पर कहीं 3 पॉइंट्स है, कहीं भी बना दो। मैंने A यहाँ पर बना दिया, और कौन कौन से हैं, B है और C है। तो B ये रहा और C ये रहा, तो C A और ये कौन सा है, B है। अब इनके कोऑर्डिनेट्स भी लिख देते। तो A के कोऑर्डिनेट्स है हमारे 1, -8 और B के है 4, 7 -4, 7, करेक्ट इट। C के है -7, 4 और यहाँ पर सेंटर क्या है, O मतलब ओरिजिन है इसका, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, डायग्राम बना दिया है। अब इसके बाद पढ़ लेते हैं और क्या बोला था। वैसे तो हमने रीड कर लिया था पर अच्छे से करते हैं। शो दैट दे लाई ऑन अ सर्कल के, मतलब ये तीनों पॉइंट इस सर्कल के में क्या कर रहे हैं, लाई कर रहे हैं। ये हमें क्या करना है, शो करना है, ठीक है। फिर उसके बाद शो कर और क्या करना है, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, हम बता देते हो कैसे करेंगे, ध्यान से सुनना। पहले तो यहाँ पर हम लिखेंगे सॉल्यूशन। तो अगर ये सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं तो एक तरह से देखा जाए तो तीनों की जो रेडियस है ना वो 0 से सेंटर से क्या रहनी चाहिए, इक्वल रहनी चाहिए। मान लो जैसे कि मैं हूँ, ठीक है, हाँ हम लोग इस रूम में खड़े हुए हैं या फिर इस रूम में सर्कल बना के खड़े हुए हैं, तो मेरी उस बच्चे तक या फिर मेरी उस बच्चे तक या फिर उसके उस बच्चे तक जो डिस्टेंस है ना वो कैसी रहेगी, इक्वल रहेगी। क्यों, क्योंकि जो सेंटर है ना, सेंटर से जब हम दूरी नापेंगे तो हम एक रूम में खड़े हैं, तो रूम की जो लेंथ और विड्थ रहती है वो कैसी रहती है, इक्वल, वो कभी चेंज नहीं होती। तो सेम इज यहाँ पर जो रेडियस है ना वो भी इक्वल रहने वाली है। पॉइंट्स चेंज हो जाएंगे तो हम निकालेंगे कैसे रेडियस को, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। तो सेम एज अगर मैं अपना एग्जाम्पल लूँ तो सेंटर से मेरी जो डिस्टेंस है वो कैसे निकाली जाएगी, डिस्टेंस फॉर्मूला से। तो यहाँ पर भी हम OA की डिस्टेंस फॉर्मूले से निकालेंगे, देन OB, देन OC। तो सबसे पहले हम निकालेंगे किसका, OA का। तो OA इज इक्वल्स टू, एंड डिस्टेंस फॉर्मूला तो आप लोग को पता ही है पर मैं यहाँ पर जल्दी जल्दी इसको सॉल्व कर देती हूँ और आप लोग अपनी नोटबुक में सॉल्व करो। तो ये हो जाएगा 0 - 1 का होल स्क्वायर और प्लस 0 + 8 का होल स्क्वायर। इसको मैंने बहुत बार समझाया है कि ये प्लस क्यों हुआ, जबकि ये तो इधर माइनस का था, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। फिर क्या, 0 - 1 -1 का स्क्वायर +1, तो 1 प्लस 0 + 8 का स्क्वायर 64। और यहाँ से जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आने वाला है, √65 यूनिट्स, ठीक है। अब बारी है OA हो गया, अब बारी किसकी, OB की। तो OB लिखो, OB इज इक्वल्स टू, फिर से अंडर रूट में फॉर्मूला लगा दो। OB क्या है, तो 0 माइनस माइनस प्लस, तो 0 + 4 का होल स्क्वायर फिर प्लस 0 - 7 का होल स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं। अच्छा देखो, 0 + 4 मतलब 4 का स्क्वायर 16 और इसमें 7 का स्क्वायर 49। तो इनको भी जब हम ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ गया 65। ये क्या, दोनों तो इक्वल आई है, डिस्टेंस तो इक्वल आई है, मतलब हम ये कह सकते हैं कि OA जो है और OB जो है, जो A और B पॉइंट है ये दोनों क्या सर्कल पे ही लाई कर रहे हैं। बट अभी C के लिए नहीं कह सकते, C को भी सॉल्व कर लेते हैं।
तो अब हम करेंगे ओ सी को, तो यहाँ पर लिखेंगे फिर से 0 और माइनस माइनस प्लस, तो 0 + 7 का होल स्क्वायर और प्लस 0 + 4 का होल स्क्वायर। फिर क्या करना है, 7 का स्क्वायर 49 प्लस मार्कर चेंज, 7 का स्क्वायर कितना होगा 49 प्लस 4 का स्क्वायर कितना होगा 16। अब इसको जब हम ऐड करेंगे तो ये अगेन 65 बन जाएगा। मतलब क्या है, ये भी हमारा है, ये भी है और ये भी, तीनों चीज़ें क्या है हमारी इक्वल है। तो यहाँ से हम कह देंगे हैंस OA = OB = OC। तो जब ये किसके बराबर आ रही है, √65 के, सो these A, B, C points lie on a circle। मतलब यहाँ से पता चलता है कि ये जो तीनों पॉइंट है ये कहाँ पे, सर्कल पे लाई कर रहे हैं। और एक और चीज़ पूछी थी कि व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, तो यहाँ पर हम लिख देंगे रेडियस ऑफ सर्कल इज, अब क्या था रेडियस हमारा, तीनों रेडियस सेम आ रही है तो इसीलिए रूट में 65 और डिस्टेंस है तो इसीलिए यूनिट्स, ठीक है, कोई भी यूनिट हो सकती है, तो √65 यूनिट। और यहाँ पर हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ है। तो फर्स्ट पार्ट हो चुका है कंप्लीट। अब पढ़ते हैं सेकंड पार्ट 12th का ही। गिवन दैट द पॉइंट्स डी और ई, मतलब 2 पॉइंट दे रखे हैं, अब हमें नहीं पता किसके पॉइंट्स हैं। चेक वेदर डी एंड ई लाई विद इन अ सर्कल, मतलब अब हमें ये चेक करना है कि जो पॉइंट डी है और ई है वो सर्कल के अंदर लाई कर रहे हैं, ठीक है। चेक करना है तो सर्कल के अंदर लाई कर रहे हैं या फिर ऑन द सर्कल है या फिर आउटसाइड द सर्कल के हैं, मतलब हमें वही सर्कल लेना था, ठीक है। कोई बात नहीं, अब हमें नेक्स्ट पार्ट दे रखा है ना, तो हम अच्छे से बनाते हैं इसको, और अच्छे से बनाओ। तो फिर से हमें यहाँ पर क्या बनाना है, अपना सर्कल, ठीक है। तो ये मैंने सर्कल बना दिया है। तो 2 पॉइंट्स हमारे पास, एक है डी और एक है ई, तो मैंने इसको यहाँ पे लिख देती हूँ। एक हमारा डी कितना है, -5,6 है और ई है हमारा 0,9। तो मुझे ये प्रूफ करना है कि ये जो डी, मतलब चेक करना है ये जो डी और ई है ये सर्कल के अंदर आ रहे हैं, बाहर आ रहे हैं, फिर ऑन द सर्कल है। तो इसीलिए सबसे पहली बात, सर्कल के था तो इसका ऑरिजिन भी था, तो ओ से ऑरिजिन मतलब 0,0। तो अब ना इसको हम करते हैं सॉल्व। तो देखो इसको सॉल्व करने का तरीका, अगर मान लो सर्कल के बाहर है, सबसे पहले बात तो रेडियस कर लेते हैं। रेडियस हमारी कितनी आ रही थी, √65। अब सर्कल के कितने सारे पॉइंट्स हैं, अगर किसी पॉइंट से वो जाके मिले, डिस्टेंस निकाले तो वो फिर भी √65 ही आएगा। और सेम एज ये दोनों भी कुछ अलग ही पॉइंट्स हैं। तो अगर मैं ओरिजिन से डी तक की मतलब OD डिस्टेंस निकालूं, अगर वो √65 से कम आई तो लाई इन अ सर्कल, मतलब विद इन अ सर्कल, और उसके ऊपर आई या फिर उसके बराबर आई तो ऑन द सर्कल, और √65 से ज्यादा आई तो आउटसाइड द सर्कल। और सेम एज ये क्राइटेरिया हम ई के साथ भी लगाएंगे। तो अब निकालनी है हमें डिस्टेंस। सबसे पहले डिस्टेंस निकालेंगे हम OD की। तो मैं यहाँ पे अगेन फॉर्मूला लगा रही हूँ और आप लोग भी करते जाओ अपना। अब 0 से ही हमें स्टार्ट करना है, तो ये हो जाएगा हमारा 0 + 5 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 6 का होल स्क्वायर। क्या करना है, इसको ऐसे 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, फिर क्या ये कितना हो जाएगा, रूट में 61 यूनिट्स। आया समझ में, तो OD आ गया। ऐसे ही हम निकाल लेंगे क्या, OE। तो OE के लिए भी 0,0 का ही लगाना है, तो 0 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 9 का होल स्क्वायर, और यहाँ से हम कर देंगे 0 का 0, 9 का 81, और ये 81 का स्क्वायर कितना होगा, ऑब्वियस सी बात है 9, तो 9 यूनिट्स हो जाएगा, ठीक है। अब 9 यूनिट्स कैसे आया, क्योंकि √81 जो 81 होता है ना वो किसका स्क्वायर होता है, 9 का होता है। बट हम ना जब निकालेंगे ना कि आउटसाइड विद इन लाए, तो हम ना उसमें अच्छे से देखेंगे कि रूट में कौन सा बड़ा है या फिर कौन सा छोटा है। अब बात कर लेते हैं रेडियस की। तो याद हो कि रेडियस हमारी कितनी थी, रूट में 65, ठीक है। अब इसको देखो जरा, OD जो है वो इससे कम है, मतलब क्या हुआ, जो डी पॉइंट है वो कहां पर लाई कर रहा है, विद इन द सर्कल। तो यहां पर लिखो D लाइज विद इन द सर्कल, मतलब ये विद इन द सर्कल लाई कर रहा है। और सेम एज E को देखो, E कहां पर कर रहा है,
अच्छा 9 को छोड़ो, रूट 81 देखो, ये तो इससे बड़ा है ना, आउटसाइड द सर्कल, तो ई लाइज आउटसाइड द सर्कल, और ये हो गया हमारा आंसर। ये तो मैंने डेड डैश कर दी, बट आप लोगों को तो पूरा नोट करना है, पूरा नोट करना है, किसी भी एग्जाम में चाहे कितनी बार भी रिपीट करना पड़े। तो आया समझ में, ये था हमारा सेकंड पार्ट। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो अब हम रीड करेंगे क्वेश्चन नंबर 13, और आप लोग भी ध्यान से रीड करना। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल ABC, मतलब कुछ और ही बोल दिया ना, ABC एक ट्राइंगल है और उसके क्या है मिड पॉइंट से, तो उनकी बात करी गई है। अब आप लोगों को ये तो याद होगा ना कि जब मिड पॉइंट सुनते हैं तो कौन से फॉर्मूले याद आते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड, और वो चीज़ मैंने करवाई है पहले वाले लेक्चर में। तो ज़रा आप ध्यान से देख लेना कि मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला है क्या, या फिर सेक्शन फॉर्मूला भी है क्या, क्योंकि सबका यूज़ होने वाला है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो एक ट्राइंगल ABC उसके मिड पॉइंट्स है, तो और द मिड पॉइंट्स D, E एंड F, और मतलब मिड पॉइंट्स के भी नाम दे रखे हैं D, E और F, ठीक है। गिवन दैट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D, E, F, मतलब उन मिड पॉइंट्स के भी कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। फिर उसके बाद बोला है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ABC। अब कुछ तो अलग ही दिया है, मतलब हमारे पास एक ट्राइंगल तो है और उसके कोऑर्डिनेट्स नहीं है, बट उसके मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है। तो पहले ना एक ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ डायग्राम बनाया है, कोऑर्डिनेट्स हम लिखेंगे। देखो A, B, C के फाइंड करने हैं, तो हम इसको यहाँ पर लिखेंगे x1 और y1। B के फाइंड करने हैं x2 और y2। C के फाइंड करने हैं x3 और y3। अब लिख देते हैं DE और F के। तो D के हैं हमारे 5,1, क्योंकि DEF बोला है तो हमें सबसे पहले D के लिखने हैं, फिर उसके बाद लिखने हमें E के, मतलब 6,5, देन हमें लिखने हैं किसके F के 0,3, ठीक है। तो ये हमारे आ चुके हैं इसके मिड पॉइंट्स। और क्या पूछा है इसने, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ A, B एंड C, मतलब हमें इन तीनों कोऑर्डिनेट्स को बताना है। अब ध्यान से एक फॉर्मूला याद रखो, एक फॉर्मूला क्या था, मिड पॉइंट फॉर्मूला। मैंने क्या बताया था कि ज़रूरी नहीं उसमें सिर्फ मिड पॉइंट ही निकालने हैं, उसमें जो टर्म्स यूज हो रहे हैं हम वो सारे निकालेंगे। अगर मैं D की बात करूं तो D है हमारा A और B से मिलता हुआ, मतलब A और B लाइन सेगमेंट है, और उनसे क्या बन रहा है एक हमारा मिड पॉइंट D। तो जो भी हमारे D कैसे निकल के आया है, A और B को यूज करके फॉर्मूले में डाल के। तो C में हम ना उसी फॉर्मूले को पुट कर देते हैं। पहले तो फॉर्मूला लिख दूंगी मैं यहाँ पर कि मिड पॉइंट फॉर्मूला होता क्या है। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है OX, Y, मतलब मिड पॉइंट को हम O मान लेते हैं। तो क्या करेंगे, x1 प्लस x2 अपॉन में 2, y1 प्लस y2 अपॉन में 2। तो ये है हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूला जो हमने पढ़ लिया था लास्ट लेक्चर में, ठीक है। तो सबसे पहले D के लिए, तो यहाँ पर ना एक काम करो, फर्स्ट लिख दो, ठीक है, और लिखना चाहो तो ये लिख दो फॉर D, लेकिन वो हमें भी पता चल रहा है। तो D के लिए क्या है, 5,1 है, ठीक है। तो D के लिए है हमारा 5,1, ये मिड पॉइंट है ऑलरेडी, ठीक है। ये मिड पॉइंट्स दे रखे हैं, लिख दिया मैंने। x1 प्लस x2 कौन है, A और B के, मतलब x1 प्लस x2। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया x1 प्लस x2, और इनका क्या करना है, हाफ करना है इस वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। फिर क्या है, y1 के लिए भी y1 प्लस y2, तो y1 प्लस y2 अपॉन में 2। अब बताओ यहाँ पर किसी को प्रॉब्लम हुई, नहीं होनी चाहिए, क्योंकि A और B के जो कोऑर्डिनेट्स हमने लेट किए थे ना, हमने वही यहाँ पर पुट किए। ऐसा नहीं कि फॉर्मूले के अकॉर्डिंग फॉर्मूला ही रख दिया है, नहीं है। अगर तुम यहाँ पर A और B मान लेते या फिर M और N मान लेते तो यहाँ पर हो जाता A प्लस M और B प्लस N, ठीक है, और बाकी सब यही रहता, मतलब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चल रहा है। पॉइंट्स आप लोग लेट कर लेना क्या करना है। अब इसके बाद देखो 5 कब आया, जब इसको हमने सॉल्व किया। ऐसी 1 कब आया, जब हमने y को सॉल्व किया। तो हम एक काम कर देते हैं, 5 को हम बराबर रखेंगे x1 प्लस x2 अपॉन में 2 के, तो 2 5 10 इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2, और ये रही हमारी पहली इक्वेशन। सेम एज दूसरी यहाँ से निकालेंगे, हम y को इसके बराबर रख देंगे, तो 1 इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2 अपॉन में 2, 2 1 2, तो y1 प्लस y2 ये हो गया हमारा। और इसको हम मान लेते हैं कौन सी इक्वेशन, सेकंड, ठीक है। तो पहले वाले मिड पॉइंट से हमने 2 इक्वेशन बनाई, अब ऐसे ही हम E से बनाएंगे और ऐसे ही हम F से बनाएंगे। तो E के लिए लिख लेते हैं, ये फर्स्ट है। अब मैं सेकंड पार्ट सॉल्व करूंगी, किसके लिए, E के लिए।
तो यहाँ पर मैं एक काम कर देती हूँ, इसे ब्लैक से कर देती हूँ, जिससे कि क्या हो, कोई कंफ्यूजन ना हो कि ये क्या कर दिया है उल्टा सीधा। अब हम करेंगे सॉल्व ई के लिए, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ई के कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे 6,5। तो 6,5 इज इक्वल्स टू, अब फॉर्मूला पुटिंग हो जाए। फॉर्मूला पुटिंग में क्या करते हैं, x1 प्लस x2, और e किसका मिड पॉइंट है, b और c का, तो ऑब्वियसली बात है b और c के कोऑर्डिनेट्स यूज होंगे, कौन कौन से, x2 और x3। तो मैं यहाँ पे लिखने वाली हूँ x2 प्लस x3 अपॉन में 2, y2 प्लस y3 अपॉन में 2। आया समझ में? अब x2 x3, y2 y3 हो गया। अब फिर से वही प्रोसेस, x को x के बराबर, y को y के बराबर। तो मैं यहाँ पर कर रही हूँ और आप लोग भी करो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ना बहुत करे रखे हमने और सॉल्व भी हो जाएंगे जल्दी। तो करो यहाँ पर 6 के बराबर, 6 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, x2 प्लस x3 अपॉन में 2। ठीक है, 2 6 12, तो x2 प्लस x3, और ये हमारी कौन सी इक्वेशन बन गई है, थर्ड इक्वेशन। ठीक है, अब सेम है हम ऐसे इसके साथ कर देंगे y के साथ, तो हमारी फोर्थ इक्वेशन बन जाएगी। तो 5 इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2 अपॉन में, सॉरी y1 प्लस y2 नहीं, y2 प्लस y3। अब ठीक है, तो y2 प्लस y3 अपॉन में 2, 2 5 10 इज इक्वल्स टू y2 प्लस y3, और ये हो गई हमारी फोर्थ इक्वेशन। समझ में आया? तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। एक काम करती हूँ, इक्वेशन है ना, सबको मार्क कर देती हूँ अच्छे से, जैसे कि ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन तो स्क्वायर, हमारी सेकंड इक्वेशन तो स्क्वायर, ये हमारी थर्ड इक्वेशन तो स्क्वायर, और ये हमारी फोर्थ इक्वेशन तो भी स्क्वायर। स्क्वायर नहीं है वैसे तो, रेक्टेंगल है, पर कोई बात नहीं, आप लोग करेक्ट कर लेना। ठीक है, तो अब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ये हमने ई के लिए कर दिया। अब हम करेंगे एफ के लिए, मतलब हमें 3 बार ये चीज़ दोहरानी है, इसीलिए तो मैं कह रही थी आप लोग भी करो इसको, बस एक बार समझ लो। ये समझ लिया तो ये ई के लिए भी हो जाएगा और एफ के लिए भी आपके हाथ ही चलेंगे। मेरे देख, मतलब आपकी आंखें ही चलेंगी कि हमें देखना है इन्होंने क्या करवा दिया, कैसे करवा दिया। नहीं, आपको ना यहाँ पे पता चल गया कि मुझे अब ई में, डी में ऐसे कराएं तो ई में भी ऐसे ही होगा, एफ में भी ऐसे होगा, फिर अपने आप आपके हाथ चलेंगे। तो अब यहाँ पर हम करेंगे किसके लिए, एफ के लिए। मैं एक लाइन कर देती हूँ पार्टीशन के लिए। तो हम यहाँ पर कौन सा पार्ट करने वाले हैं, थर्ड पार्ट। अगेन हमने ब्लैक से किया ताकि कंफ्यूजन ना हो, कंजस्टेड ना हो। तो एफ के पॉइंट्स है हमारे 0,3। अब क्योंकि फिर फॉर्मूला पुट करना है, तो एफ किसका मिड पॉइंट है, ए और सी का, तो फिर से x1 प्लस x3, तो x1 प्लस x3 अपॉन में 2, y1 प्लस y3 अपॉन में 2। आ गया? ठीक है, फिर से 0 को हम रखेंगे x1 के बराबर और 3 को हम रखेंगे ऐसे लाइन ही तो बनाते हैं, 3 को हम रखेंगे y1 और y3 के बराबर, और उसके अपॉन में 2 भी है, तो 2 0 से 0, और यहाँ से x1 प्लस x3, और ये रही हमारी फिफ्थ इक्वेशन, सेम एज 2 3 जा 6 और y1 प्लस y3, और ये रही हमारी इक्वेशन 6। आया समझ में? हमने यूँ मान लो इस क्वेश्चन का आधा पार्ट तो सॉल्व कर दिया, मतलब इक्वेशन बना के फ्री कर दिया इसको। ठीक है, अब हमें ना इक्वेशन का यूज करके x1 x2 x3 y1 y2 y3 भी निकाल के रख दे रहे हैं। तो यहाँ पर अगर मुझे कोई स्पेस दिख रहा है तो मैं कर दूं, बट कोई स्पेस नहीं है तो मुझे इसे ना इरेज करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोग इसे नोट करो। पहले इरेज करने से पहले ध्यान से सुनना, क्योंकि वो नेक्स्ट में भी कराने वाली हूँ मैं, तो वो हम चीज़ यही कर लेते हैं। तो यहाँ पर है हमारे पास x1 प्लस x2, मतलब आप लोगों को दिख रहा होगा कि जितनी भी इक्वेशन बनी है ना, इसमें x1 2 टाइम रिपीट हो रहा है, x2 भी 2 टाइम और x3 भी 2 टाइम। तो हम क्यों ना एक काम करें, एक इक्वेशन को पकड़ लेते हैं। जैसे कि x1 को पकड़ो तो x1 की ऐसी वैल्यू एडिट करके लिख दो, मतलब यहाँ से तुम लोगों को x1 की कोई वैल्यू निकालनी है और इसमें पुट कर देनी है। सेम एज x2 की भी कोई वैसी वैल्यू निकालनी है और इसमें पुट कर देनी है। और ये सब काम कहाँ से करेंगे, थर्ड और फिफ्थ इक्वेशन से x के लिए, और सेम एज y के लिए करेंगे तो फोर्थ और सिक्स्थ इक्वेशन में से। अब ध्यान से सुनो,
जरूरी नहीं है कि तुम सिर्फ फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में ही ये काम करो, तुम थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में, सिक्स्थ में, किसी में भी काम कर सकते हो, किसी में भी। बस फर्क ये पड़ता है कि आप लोगों को समझ में आ रहा है, आप लोग कंजेस्टेड नहीं कर रहे हो इसको, तो ये इसका फर्क है, ठीक है। किसी में भी पुट कर सकते हो, तो मैं फर्स्ट में पुट करूंगी, इसलिए थर्ड से और फिफ्थ से x1 और मतलब जिसकी वैल्यू निकालनी है उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। अच्छा, क्या यहाँ से किसकी वैल्यू निकल सकती है जो इसमें पुट होगी? तो देखो यहाँ से x1 की वैल्यू नहीं निकल सकती, तो हम यहाँ से x2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर हमने यहाँ से x2 की वैल्यू निकाल दी तो वो मैं इसमें पुट कर दूंगी, तो x2 को यहाँ पर अलग से रखते हुए मैं यहाँ पर रख दूंगी 12 और इसको रख देंगे माइनस में, तो 12 माइनस x3 हो गया। तो ये रही हमारी x2 की वैल्यू, ठीक है। अब सेम ऐसे हम निकालेंगे यहाँ से। अच्छा इधर देखो, x2 की वैल्यू निकल गई, अब बची x1 की, यहाँ से x1 की निकालो, तो x1 इज इक्वल्स टू, ये तो इधर गया, तो ये बचा माइनस का x3, दिख गया, x1 की वैल्यू निकल गई। अब हम ऐसे ही निकालेंगे y के लिए, तो ध्यान से देखो, यहाँ पर फिर से मुझे y1 की वैल्यू निकालनी, बट यहाँ तो y1 है ही नहीं, यहाँ पर क्या है y2, तो y2 की वैल्यू निकालो, तो y2 की वैल्यू हम निकालेंगे यहाँ से 10 और माइनस y3, तो ये y2 की वैल्यू, ये x2 की वैल्यू, और सेम एज यहाँ से हम निकालेंगे y1 की, तो y1 की यहाँ से निकालेंगे तो हमारा आंसर आएगा 6 माइनस y3, हो गया ये आंसर, ठीक है। मतलब आ गई ना वैल्यू, तो इन वैल्यूज को ना बस ध्यान से रखना, ठीक है। अब मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ से लेकर इसको मैं इरेज नहीं कर रही हूँ, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पार्ट है ना वो मैं इरेज कर रही हूँ। बाकी आप लोग देख लो कि आप लोग के पास तो ऑब्वियसली बात है नोट ही होगा, तो अगर जिसका नोट नहीं हुआ है ना तो वो नोट भी कर लो, देख लो, ठीक है। तो मैं इसको इरेज कर देती हूँ, ताकि आप लोग को दिख रहा होगा जो मैंने बोला था मैंने वही इरेज कर दिया, ठीक है। बट आप लोग को ना क्या करना है, इसके नीचे से सॉल्व करना है। क्या करना है, पहले इस इक्वेशन को लिखो, देन उसके अंदर वैल्यू पुट करो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर देती हूँ किसकी, सबसे पहले x1 की, तो x1 की वैल्यू आई माइनस के x3, तो यहाँ पे रख दो माइनस के x3 प्लस x2 की कितनी वैल्यू है 12 माइनस x3, तो 12 माइनस x3, तो 10, अब देखो 12 है, इधर आएगा तो माइनस का, और ये हमारा माइनस का 2x3 हो गया, ये माइनस का 2 आया सॉल्व करके, ये माइनस का 2x3 है। आप लोग को दिख रहा होगा माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ से ना जो x3 की वैल्यू आई है वो हमारी ना 1 बनी है, क्या बनी है, 1 बनी है। तो x3 की एक वैल्यू आ जाए ना, बस x1 x2 की लाइन लग जाएगी। तो जरा देखो x3 की वैल्यू आ गई, इसमें पुट कर दो आराम से, तो x2 इज इक्वल्स टू 12 माइनस 1, तो x2 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी हो जाएगी हमारी 11। वैसे आप लोगों को दिख तो रहा है ना, चलो ठीक है, इतना तो विजिबल है कि आप लोगों को दिख रहा है, और फिर आप लोग इतने समझदार भी हो कि बस x3 आगे पुट ही तो करना है, वो तो हम कब से करते आ रहे हैं 5th-6th क्लास से, ठीक है। अब हमारी x3 आ गई, x2 आ गई, अब x1 को भी निकाल लो, तो वो हम यहाँ से निकालेंगे, तो x1 इज इक्वल्स टू x3 कितना आया था, 1 आया था, बट इधर तो माइनस है, तो इसलिए ये हो गया हमारा क्या, माइनस का 1। मतलब कितने स्ट्रगल के बाद अब हमारी x1 x2 x3 ही निकली है, अभी y का कोई नाम नहीं है, नाम है तो इसमें है। चलो इसको निकालते हैं। अब क्या करना है, फिर से y2, y1 की वैल्यू कितनी आई थी हमारी 6 माइनस y3, तो 6 माइनस y3 मैंने इसमें पुट कर दिया, और y2 की वैल्यू आई है 10 माइनस y3, रख दिया। अब क्या करना है, तो जरा देखो 6 प्लस 10 16, इधर जाएगा तो माइनस का, तो 2 माइनस 16 इज इक्वल्स टू, ये फिर से माइनस का 2 y3 हो गया, ओके। फिर ये कितना है, माइनस का 14 है, और ये माइनस का 2 है, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 2 के टेबल में ये 7 टाइम, तो y की जो y3 की वैल्यू मेरी कितनी आई, 7 आई, आ गया वही लाइन, y3 आ गया ना, अब y1 y2 की लाइन बन जाएगी, y3 आ गया, पुट कर दो, तो y2 इज इक्वल्स टू फिर से क्या आएगा 10 माइनस 7, जो कि कितना बनेगा, तो y2 हमारा बन जाएगा कितना 3। अभी मैंने सिर्फ ऐसे लिख दिए हैं, ठीक है, अभी मैं बहुत अच्छे से यहाँ लिख दूंगी, शो करा दूंगी कि क्या क्या आई है। अब y3 की वैल्यू इसमें अगेन पुट कर दो, तो y1 इज इक्वल्स टू कितना है भाई 7 है, तो 6 माइनस 7 कितना आता है 1 आता है, बट माइनस का, तो y1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का 1। आपको शो तो हो रहा है ना, दिख तो रहा है ना, हाँ चलो ठीक है, इतना तो विजिबल है। और फिर
फिर से वही लाइन, आप लोग इतने समझदार भी हो। अब इसके बाद ना हमें कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं अच्छे से, तो ए के, बी के और सी के। तो पहले मैं यहाँ लिख देती हूँ ए के कोऑर्डिनेट्स, फिर लिख दूंगी बी के और फिर लिख दूंगी सी के। तो ए के, बी के और सी के। ध्यान से देखना, ए का जो लाइन है वो क्या है, मतलब ए के कोऑर्डिनेट x1 y1 है, y1 भी -1, ठीक है। बी कितना है x2 y2, तो x2 कितना है हमारा 11, y2 कितना है हमारा 3, ठीक है। सी क्या है x3 y3, तो x3 कितना है हमारा 1 और y3 कितना है हमारा 7। ये रहे हमारे फुल एंड फाइनल आंसर। पता है आप लोग ना इसको चेक भी कर सकते हो, ए और बी को जब मिड पॉइंट फॉर्मूला से करोगे ना सॉल्व, तो वो ना हमारा यही बनेगा डी मिड पॉइंट, और वो दिख भी रहा है कैसे। -1 + 11 कितना होता है 10 ही होता है, 11 में से 1 माइनस करेंगे 10, हाफ करेंगे तो 5, और इसको भी देखो 3 में से -1 करेंगे 2, 2 का हाफ 1, और जो कि यहाँ पे भी दे रखा है, मतलब हमारे आंसर इक्वल आए हैं और इजी भी आए हैं। अब इसके आगे आने वाले क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट वाली वीडियोस में। वैसे भी बचे कितने हैं, 3 क्वेश्चन ही तो बचे हैं, कुछ थोड़े बहुत ज़्यादा लेंथी है, फिर वीडियो ड्यूरेशन भी ज़्यादा लेंथी हो जाती है, जिससे आप बहुत बोर्ड होते, इसीलिए हम इसे करेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में। और जहाँ पर ना हम इस चैप्टर का डी एंड भी कर देंगे, और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये एंड भी हो सकता है चैप्टर का, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया क्योंकि ड्यूरेशन ही ज़्यादा हो गई थी। तो कोई भी चीज़ में डाउट हो मुझसे ज़रूर पूछो कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, कौन से क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, वॉट एवर, जो भी छोटा से छोटा डाउट हो ज़रूर बताना। थैंक यू।